हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक संचय में से पार्ट 2 मेरा विद्यार्थी जीवन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें गांधी जी ने अपनी विद्यार्थी का जो उनका जीवन रहा है, जिसमें जब वो विद्यार्थी थे तो उसके बारे में उन्होंने बताया है। विद्यार्थियों के प्रगति पथ पर बढ़ने के लिए कुछ उपयोगी बातें बताई हैं, जिसके बारे में आज हम इस लेसन में पढ़ने जा रहे हैं। तो इस लेसन को बहुत ही ध्यान से सब सुनेंगे और समझेंगे। हाई स्कूल में मैं मूर्ख नहीं माना जाता था। शिक्षकों के प्रति प्रेम भावना हमेशा प्रकट करता रहा। हर साल माँ बाप को विद्यार्थी की पढ़ाई तथा चाल चलन के संबंध में प्रमाण पत्र भेजे जाते। उनमें कभी मेरी पढ़ाई या चाल चलन की शिकायत नहीं की गई। दूसरे दर्जे के बाद तो इनाम भी पाए और 5वें तथा 6ठे दर्जे में तो क्रमश 4 रुपये और 15 रुपये मासिक छात्रवृत्तियाँ भी मिली थीं। छात्रवृत्ति मिलने में मेरी योग्यता की अपेक्षा भाग्य ने अधिक सहायता की। ये छात्रवृत्तियाँ सब लड़कों के लिए नहीं थीं और उस समय 40-50 विद्यार्थियों की कक्षा में सौराष्ट्र प्रांत के विद्यार्थी बहुत नहीं होते थे। अपनी तरह से तो मुझे ये याद आता है कि मैं अपने को बहुत योग्य नहीं समझता था। इनाम अथवा छात्रवृत्ति मिलती तो मुझे आश्चर्य होता, परंतु हाँ, अपने आचरण का मुझे बड़ा ख्याल रहता। सदाचार में यदि चूक होती तो मुझे रोना आ जाता। यदि मुझसे कोई ऐसा काम बन पड़ता जिसके लिए शिक्षक को उलाहना देना पड़े अथवा उनका ऐसा विचार भी हो जाए तो ये मेरे लिए असह्य हो जाता। मुझे याद है कि एक बार मैं पिटा भी था। मुझे इस बात पर तो दुख ना हुआ कि मैं पिटा, किंतु इस बात का बहुत दुख हुआ कि मैं दंड का पात्र समझा गया। मैं फूट फूट कर रोया। ये घटना पहली अथवा दूसरी कक्षा की है। उस समय दोराबजी ऐदलजी गीमी हेडमास्टर थे। वे अनुशासन प्रिय थे। अनुशासन के नियमों का पालन करवाते, विधि पूर्वक काम करते और काम लेते तथा पढ़ाई अच्छी कराते। उन्होंने ऊंचे दर्जे के विद्यार्थियों के लिए व्यायाम, क्रिकेट आदि अनिवार्य कर दिए थे। मेरा जी खेल में ना लगता था। अनिवार्य होने के लिए व्यायाम, क्रिकेट या फुटबॉल में कभी ना जाता था। अनजाने में मेरा झेपूपन भी एक कारण था। अब मैं देखता हूँ कि व्यायाम की यह अरुचि मेरी भूल थी। उस समय पर मेरे ऐसे गलत विचार थे कि व्यायाम का शिक्षा के साथ कोई संबंध नहीं है। पीछे जाकर मैंने समझा कि व्यायाम अर्थात शारीरिक शिक्षा के लिए भी विद्याध्ययन भी में उतना ही स्थान होना चाहिए जितना मानसिक शिक्षा का। फिर भी मुझे कहना चाहिए कि कसरत में ना जाने से मुझे कोई नुकसान ना हुआ। इसका कारण है, पुस्तकों में मैंने पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना अच्छा होता है। ये मुझे पसंद आया और तभी से घूमना अच्छा लगने लगा। अच्छा लगने के कारण घूमने जाने की मुझे आदत पड़ गई, जो अब तक है। घूमना भी एक प्रकार का व्यायाम है और इस कारण मेरा शरीर थोड़ा बहुत सुगठित हो गया। अरुचि का दूसरा कारण था पिताजी की सेवा शुश्रूषा करने की तीव्र इच्छा। स्कूल बंद होते ही तुरंत घर पहुंचकर उनकी सेवा में जुट जाता। जब व्यायाम अनिवार्य कर दिया गया तब इस सेवा में विघ्न उपस्थिति होने लगा। मैंने अनुरोध किया कि पिताजी की सेवा करने के लिए व्यायाम से मुक्ति मिलनी चाहिए, परंतु गीमी साहब चूंकर मुक्ति देने लगे। एक शनिवार को सुबह का स्कूल था। शाम को 4 बजे व्यायाम में जाना था। मेरे पास घड़ी ना थी। आकाश में बादल छा रहे थे, इस कारण समय का पता ना चल सका। बादलों से मुझे धोखा हुआ। जब तक व्यायाम के लिए पहुंचा तब तक सब लोग चले गए थे। दूसरे दिन गीमी साहब ने हाजिरी देखी तो मुझे गैर हाजिर पाया। मुझसे कारण पूछा। कारण तो जो था वही मैंने बतलाया। उन्होंने उसे सच ना माना और मुझ पर 1 या 2 आना ठीक याद नहीं कितना जुर्माना किया। मुझे इस बात से अत्यंत दुख हुआ कि मैं झूठा समझा गया। मैं ये कैसे सिद्ध करता कि मैं झूठ नहीं बोला, पर कोई उपाय न रहा था। मन महसूस कर रह जाना पड़ा। मैं रोया और समझा कि सच बोलने वाले को असावधान भी नहीं रहना चाहिए। अपनी पढ़ाई के दिनों में मेरी वे पहली और आखिरी भूल थी। मुझे कुछ स्मरण है कि अंत में वे जुर्माना माफ़ कर दिया था। कुछ दिन बाद व्यायाम से छुट्टी मिल गई। पिताजी की चिट्ठी जब हेडमास्टर को मिली कि मैं अपनी सेवा शुश्रूषा के लिए स्कूल के बाद इसे अपने पास चाहता हूँ, तब जाकर उससे छुटकारा मिला। मैंने पीछे अपना लेख सुधारने की कोशिश की, परंतु पके घड़े पर मिट्टी कब चढ़ सकती है। जिस बात की अवहेलना मैंने बचपन में की उसे मैं फिर आज तक ना सुधार सका।
हर एक नवयुवक और युवती मेरे उदाहरण को देखकर चेतें और समझे कि सुलेख शिक्षा का आवश्यक अंग है। लेख सुधारने के लिए लेखन कला आवश्यक है। मैं तो अपनी ये राय बता रहा हूँ कि बालकों को आलेखन कला सीखनी चाहिए। जिस प्रकार पक्षियों और वस्तुओं आदि को देखकर बालक उन्हें याद रखता है और आसानी से पहचान लेता है, उसी प्रकार अक्षरों को भी पहचान लेता है। और जब आलेखन कला सीखकर चित्र इत्यादि बनाना सीख जाता है, तब यदि अक्षर लिखना सीखे तो उसके अक्षर सुंदर हो जाएं। संस्कृत मुझे रेखागणित से भी अधिक मुश्किल मालूम पड़ी। रेखागणित में तो रटने की कोई बात न थी, परंतु संस्कृत में मेरी दृष्टि से सब रटना था। यह विषय भी चौथी कक्षा से शुरू होता था। छठी कक्षा में जाकर मेरा तो दिल बैठ गया। संस्कृत शिक्षक बड़े सरल थे। विद्यार्थियों को बहुतेरा पढ़ा देने का लोभ उन्हें रहा करता। संस्कृत वर्ग और फारसी वर्ग में एक प्रकार की प्रतिस्पर्धा रहती। फारसी के मौलवी साहब नरम आदमी थे। विद्यार्थी लोग आपस में बातें करते कि फारसी बड़ी सरल है, और सरल होने की बात से मैं सरल है, और मौलवी साहब भी भले आदमी हैं। विद्यार्थी जितना याद करता है उतने पर ही वे निभा लेते हैं। सरल होने की बात से मैं ललचाया और एक दिन फारसी के दर्जे में जा बैठा। संस्कृत शिक्षक को इससे दुख हुआ। उन्होंने बुलाया और कहा, यह तो सोचो कि तुम किसके लड़के हो। धर्म की भाषा तुम नहीं पढ़ना चाहते। तुमको जो कठिनाई हो सो मुझे बताओ। मैं तो समस्त विद्यार्थियों को अच्छी संस्कृत पढ़ाना चाहता हूँ। आगे चलकर तो इससे रस की घूंटें मिलेंगी। तुमको इस तरह निराश नहीं होना चाहिए। तुम फिर मेरी कक्षा में आकर बैठो। मैं शर्मिंदा हुआ। शिक्षक के प्रेम की अवहेलना न कर सका। आज मेरी आत्मा मास्टर कृष्ण शंकर का उपकार मानती है, क्योंकि जितनी संस्कृत मैंने उस समय पढ़ी थी, यदि उतनी भी न पढ़ी होती तो आज मैं संस्कृत शास्त्रों का जो आनंद ले रहा हूँ वे न ले पाता। बल्कि मुझे इस बात का पश्चाताप रहता है कि मैं संस्कृत अधिक न पढ़ सका, क्योंकि आगे चलकर मैंने समझा कि किसी भी हिंदू बालक को संस्कृत का अच्छा अध्ययन किए बिना ना रहना चाहिए। अब तो मैं ये मानता हूँ कि भारतवर्ष की उच्च शिक्षा में मातृभाषा के उपरांत राष्ट्रभाषा हिंदी, संस्कृत, फारसी, अरबी और अंग्रेजी के लिए भी स्थान होना चाहिए। इतनी भाषाओं की गिनती से किसी को डर जाने की आवश्यकता नहीं। यदि विधिपूर्वक भाषाएं पढ़ाई जाएं और सब विषयों का अध्ययन अंग्रेजी के द्वारा करने का बोझ हम पर ना हो, तो ये भाषाएं भार ना मालूम हो, बल्कि उनमें बड़ा रस आने लगे। फिर जो एक भाषा को विधि पूर्वक सीख लेता है, उसे दूसरी भाषाओं का ज्ञान सुगमता से हो जाता है। सच पूछिए तो हिंदी, गुजराती, संस्कृत इन्हें एक ही भाषा मानना चाहिए। यदि यही उर्दू, फारसी और अरबी के लिए कह सकते हैं। मैंने 6-7 साल की उम्र से लेकर 16 वर्ष तक विद्याध्ययन किया, परंतु स्कूल में कहीं धर्म शिक्षा ना मिली। जो चीज़ शिक्षकों के पास से सहज ही मिलनी चाहिए थी, वे ना मिली। फिर भी वातावरण से तो कुछ न कुछ धर्म प्रेरणा मिला करती थी। यहाँ धर्म का व्यापक अर्थ लेना चाहिए। धर्म से मेरा अभिप्राय आत्मज्ञान से है। मैं अच्छी तरह इस बात का अनुभव कर रहा हूँ कि बचपन में पड़े शुभ अशुभ संस्कार बड़े गहरे हो जाते हैं, और इसलिए ये बात और मुझे बहुत खल रही है कि लड़कपन में मैं कितने ही अच्छे ग्रंथों का श्रवण पाठ ना हो पाया। प्यारे प्यारे बच्चों, आज जो हमने ये लेसन पढ़ा है मेरा विद्यार्थी जीवन, इसमें हमारे जो महात्मा गांधी जी हैं, उन्होंने अपने उस जीवन के बारे में बताया जिस वक्त वो विद्यार्थी थे, यानी कि स्टूडेंट थे। तो उन्होंने ये बताया है कि उन्होंने किस तरीके से उनका जीवन रहा है जब वो स्टूडेंट थे, उन्होंने क्या क्या फेस किया, वो वक्त कैसा था उनका, उस बारे में उन्होंने हमें इस कहानी में अपना छोटा सा एक अंश हमें बताया है। और इसमें उन्होंने ये भी बताया कि हमारी जो पढ़ाई लिखाई है उसमें जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो हमारी लेख है, यानी कि राइटिंग। अगर हमारी लेख ख़राब है तो इसका मतलब है कि हमारी शिक्षा अधूरी है। तो इसलिए हमें अपनी राइटिंग यानी कि लेख को बहुत ही अच्छे से अच्छा करना चाहिए, जिससे हम अच्छे शिक्षक साबित हो सकें।
उसके बाद हम ये हमारा होमवर्क है। होमवर्क में हमें आपको शब्दार्थ करने हैं ये अपनी कॉपी में, और इसके बाद हमारे ये मौखिक है, दिए गए शब्दों का उच्चारण करना है। आपको जितने भी शब्द दे रखे हैं इनका उच्चारण करके इन्हें लिखना है। उसके बाद हमारे ये सवाल जवाब हैं, हमारे 4 सवाल हैं, इनको आपको अपनी कॉपी में इस लेसन में को पढ़कर और इसमें से इन सवालों के जवाब आपको ढूंढकर अपनी कॉपी में लिखने हैं। उसके बाद जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, सही विकल्प के सामने सही के निशान लगाना है, यानी टिक द राइट करेक्ट है। तो इसमें आपको ये पढ़ना है, जब आपने लेसन पढ़ेंगे और फिर उसका आप ये सही टिक द राइट करेक्ट पढ़ेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि इसमें कौन सा सही कौन सा गलत है। तो आपको ये टिक द राइट करेक्ट अपनी कॉपी में उतारने हैं। और आज का जो भी हमने ये हमारा लेसन था और हमारा ये जो होमवर्क है, ये सब आपको अपनी डायरी में नोट कर लीजिए कि आपको इस लेसन को एक बार घर बैठ कर पढ़ना है, रीडिंग करनी है, और उसके अलावा आपको ये होमवर्क आपको सारा अपनी कॉपी में करना है। इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से आप लोग देखेंगे, समझेंगे और अपना होमवर्क को अपनी कॉपी में नोट करेंगे। थैंक यू।